आइए अब बताते हैं आपको, ये टेबल वेबल छोड़ दीजिए क्योंकि अब फाइन प्रिंट आ गया है। अब वो पन्ने आ गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन गई हैं। और राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, हम अभी तक ये सोच रहे थे कि 80C में जो 1.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते उसी के टैक्स बचत हो जाती थी। ये होम लोन वाला भी नहीं मिलेगा? नहीं, सेक्शन 24 की जो डिडक्शंस हैं उसको भी हटा दिया गया है। यानी होम लोन के प्रिंसिपल पे भी नहीं मिलेगा, जी हाँ, होम लोन के इंटरेस्ट पे भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, कोई टैक्स चैप्टर 6A की जितनी डिडक्शंस हैं वो आप अवेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप नए रिजीम में जाना चाहते हैं, हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि आप ले रहे थे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की वो जो थी, जी हाँ, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही थी नौकरी पेशा लोगों को। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। यानी आपकी अगर सालाना आमदनी 8 लाख है तो वो 7.5 लाख मानी जाती थी। 50,000 रुपए हटा के ये मान के कि 50,000 रुपए आपको नौकरी करने में आने जाने में खर्च हो जाते हैं, वो 50,000 रुपए की छूट, जो 50,000 रुपए पर टैक्स की छूट जो मिलती थी वो भी छोड़नी पड़ेगी। LTC पर जो मिलती थी वो भी छोड़नी पड़ेगी। LTC LTA भी, हाँ जी हाँ, वो भी छोड़ना पड़ेगा। LTC LTA भी, जो लीव ट्रैवल अलाउंस जो मिलता है, जो टैक्स का जो कंसेशन होता था, टैक्स का कंसेशन वो छोड़ना पड़ेगा। कि जो छुट्टी पर जाते हुए हाउस रेंट अलाउंस वो भी HRA, जी हाँ, वो भी छोड़ दें। जी हाँ, आप पहले पूरी खबरें सारी बता दीजिए, बुरी वाली। हाँ। और सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, कोई डेप्रिसिएशन, कोई सेट ऑफ लॉस यदि कोई ले रहा था तो वो ये सारी चीजें उसको फोरगो करनी पड़ेंगी नए टैक्स रेट्स और नए टैक्स स्लैब में जाने के लिए। तो ये जो नई टैक्स दरें आप देख रहे हैं ना ऊपर पट्टी में, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये लेने के लिए आपको सारे जो छूट मिल रही थी वो छोड़नी पड़ेगी। होम लोन पर छूट ले रहे थे वो छोड़नी पड़ेगी, LTA की छूट मिल रही थी वो छोड़नी पड़ेगी, HRA पर छूट मिल रही थी, रसीदें देनी पड़ती थी ना किराए की, मकान मालिक से रसीद लेके, वो सब। एजुकेशन लोन पर तो कोई डिडक्शन थी भी नहीं, वो 80C के अंडर जो इंक्लूड हो जाता। हाँ, वो 80C आपको छोड़नी पड़ेगी। वो ट्यूशन फी वगैरह सब, स्कूल फीस, जो NSC, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब लेके जो छूट मिलती थी वो सब छोड़नी पड़ेगी। जो 2 लाख रुपए की नेगेटिव जो हमारी इंटरेस्ट की जो इनकम होती थी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाती थी, वो भी अलाउड नहीं होगी। वो कौन सी होती थी? सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक यदि कोई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, उस पर मैंने लोन लिया हुआ है, वही जो इंटरेस्ट पे करता था, होम लोन वाली, जी हाँ, वो भी मुझे छोड़नी पड़ेगी। 2 लाख रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता 2 लाख रुपए होम लोन पे जो मिलती, 2 लाख रुपए तक के ब्याज देने पर होम लोन पे जो छूट मिलती थी टैक्स की, वो भी छोड़नी पड़ेगी। तो होम लोन की टैक्स छूट छोड़िए, HRA की, किराए के घर की, किराए के मकान की, किराए की रसीदों वाली टैक्स छूट छोड़िए आप, और आप LTA पर मिलने वाली टैक्स छूट को छोड़ दीजिए, LIC में जो प्रीमियम भरते थे उस पर मिलने वाली टैक्स छूट को छोड़ दीजिए, आप PF पे मिलने वाली टैक्स छूट को छोड़ दीजिए, तब आपको ये वाली दर देनी पड़ेगी, नहीं तो वो पुरानी वाली ही देनी पड़ेगी। और जो ये सब लेके लग रहा है कि वो तो पुरानी वाली ठीक थी। जी हाँ जी, प्राइम FSI तो ये लग रहा है। हाँ, मोटे तौर पर ये लग रहा है कि अब होंगे कुछ लोग ऐसे जिनका नई वाली में कुछ हजार रुपए का फायदा हो रहा होगा, लेकिन वो भी जो कुछ ही हजार रुपए का फायदा निकलेगा। हाँ, ये फायदा उन लोगों के लिए मोटा है जो पहले भी कोई छूट नहीं ले रहे थे। जी हाँ, या पहले आप कोई छूट नहीं ले रहे थे, अब भी आप कोई छूट नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये फायदे हैं कि 7.5 लाख पे 26,000 का, 10 लाख पे 39,000 का, 12.5 लाख पे 65,000 का, और 15 लाख पे 78,000 रुपए का फायदा। ये उनको लेकिन मैं नहीं समझता कि मिडिल क्लास के लोग पहले कोई छूट नहीं ले रहे थे, तो इसलिए मिडिल क्लास वाले लोगों को कोई फायदा होगा इन टैक्स। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो छूट ले ही लेते थे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कम से कम अगर 15 लाख, अगर 10 लाख, ये सब अगर आपकी सालाना आमदनी है तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट कर ही लेता था। और वो इन्वेस्टमेंट पे छूट मिली। अगर सैलरीड है तो PF तो कटता ही था, इंश्योरेंस लोग ले ही लेते थे, तो PF कटने पे जो टैक्स की छूट मिल रही थी वो बच जाती थी, इंश्योरेंस लेते थे उसकी टैक्स की छूट बच जाती थी, स्कूल की फीस भरते थे उसपे जो टैक्स की छूट मिलती थी वो बच जाती थी, आप होम लोन लेते थे उस पे टैक्स की छूट थी वो बच जाती थी। वो सारी लोग, ज्यादातर लोग तो ले ही रहे, या आमतौर पर एक मिडिल क्लास सैलरीड हाउस होल्ड तो ले ही रहा था। अब वो सब छोड़ना पड़ेगा अगर ये लेना है। ये एक उस तरह से सिंपल है कि झंझट नहीं पालने होंगे, रसीदें लगानी पड़ती हैं, LIC ले लिया, ये सब, ये झंझट नहीं पालने होंगे। ई रिटर्न के बाद तो कोई रसीदें वगैरह नहीं लगानी पड़ती थी। हाँ, वो तो अब असेसमेंट यदि किसी का होगा, असेसिंग ऑफिसर कहेगा भाई जस्टिफाई करिए आपने रेंट पे किया है, तो उस केस में आपको सब्सटेंशिएट करने की आवश्यकता थी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि वो लगानी पड़ती थी, लगानी पड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है। हाँ, तो मैंने चलिए जुटानी पड़ती है, जुटानी पड़ती है। हाँ।
या उनको कैलकुलेशंस में लेना हाँ, पड़ता है। उनको कैलकुलेशन में। Yes. अच्छा, जैसे मकान मालिक को किराए की रसीद लेनी पड़ती थी, वो पैन नंबर और वो सब भी चक्कर शुरू हो गए थे, वो सब जुटाने पड़ते थे कि मकान मालिक का पैन नंबर दीजिए, वो सब करना पड़ता था। वो अगर आप झंझट, उस झंझट से बचना चाहते हैं तो इस वाली में चले जाइए, नहीं तो पैसों का फायदा तो कोई बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है। कैलकुलेशंस कुछ आई हैं नीरज जी के पास, ये हम नीरज जी से समझने की कोशिश करेंगे। लॉस है बल्कि ओल्ड और न्यू में लॉस। हाँ, देखिए अगर हम कोई पर्सन मान लीजिए 12 लाख रुपए कमा रहा है, हाँ। ठीक है, और अगर वो डिडक्शन लेता है, ठीक है, और डिडक्शन नहीं लेता है, दोनों केस में अगर वो डिडक्शन लेता है, नहीं लेता तो 7800 रुपए का लॉस है उसको, अच्छा, और डिडक्शन नहीं लेता तो 18,200 का लॉस है 15 लाख तक की इनकम पे। चलिए ये मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, जो आपको निवेश करने पर जो छूट मिल रही थी ना, आपने प्रीमियम दे दिया, आपने स्कूल की फीस भर दी, आपने पीएफ जो दे दिया, इन सब चीजों पे 1.5 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो उस पर छूट मिलती थी। होम लोन आपने लिया हुआ, उसका आप प्रीमियम पे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रीमियम माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स की छूट मिलती थी। आपको एलटीए मिलता है जब आप जाते हैं कहीं घूमने, उसकी रेल की टिकट, प्लेन की टिकट, उस सब पे छूट मिलती थी। 1 साल में, 2 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, 4 साल में 2 बार, शायद 4 साल में 2 बार, 4 साल में 2 बार आपको वो मिलता था। वो नहीं, एचआरए किराए के मकान पे, ये मेरे हिसाब से आई वॉश है, कोई सब्सटेंशियल फायदा नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से इसको सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 115 BAC, तो ये जो टैक्स स्लैब्स होते हैं, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। टैक्स स्ट्रक्चर वही है। हाँ, टैक्स स्ट्रक्चर वही है। बोलते हैं कि यदि आप उस टैक्स स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, तो ये चीज छोड़िए, ये टैक्स पे करिएगा। हाँ, तो मोटे तौर पर ये है कि पैसों का ज्यादा फायदा नहीं है, झंझट थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इस झंझट को समझने में बड़ा झंझट हो रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।